ध्यान से देखेंगे कक्षा 12 में आज हम लोग जो है विलयन नामक जो दूसरा लेसन है उसमें हम लोग मूल प्रवाह के बारे में पढ़ लिए थे। कल हमने जो है मूलरता पर, नॉर्मलता पर, ग्राम लीटर में सांद्रता पर, मोल प्रवाह पर, पीपीएम में सांद्रता और भार प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता पर जो प्रश्न बने थे उनको आपको हमने जो है भेजा था। उनको जो है थोड़ा सा आप ध्यान दे करके लगाएंगे तो बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत साधारण, यानी कि बहुत कठिन सवाल नहीं है। उन प्रश्नों को आप हल करके जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको एक हेडिंग मिलेगी, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? अणुसंख्य, अणु का मतलब होता है कण से, तो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो उसमें जो कोई भी है तो करा है कि विलयनों के जो गुण जो है अणु के ऊपर निर्भर करते हैं। विलयनों के जो गुण अणुओं के ऊपर निर्भर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वे कौन कौन से गुणधर्म हैं जो अणुओं पर निर्भर करते हैं? तो उनमें है आपका परासरण दाब, पहला है, वाष्प दाब अवनमन है, हिमांक का अवनमन है और पतनांक का उन्नयन। ध्यान से एक बार देखें विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। परिभाषा आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। परिभाषा में आपको ये ध्यान देना है कि विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे वे ही के विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। जैसे में अगर हम बात करें तो परासरण दाब है, फिर क्या है, वाष्प दाब अवनमन है, हिमांक का अवनमन है और पतनांक का क्या है? उन्नयन है। ये तो विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इनका जैसे परासरण दाब का अध्ययन करने से पहले कुछ बातें हमें और भी जान लेनी चाहिए। जैसे हम झिल्ली किसको कहते हैं? तो देखेंगे किसी द्रव या ठोस की पतली परत को, किसी ठोस या द्रव की पतली परत को हम क्या कहते हैं भाई? झिल्ली कहते हैं। झिल्ली तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो पारगमय, यानी जिसके आर पार सभी लोग यानी विलय और विलायक के कण आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, उनको हम पारगमय कहते हैं। और जिनके यानी जिस झिल्ली के आर पार जो कोई कण नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? अपारगमय झिल्ली कहते हैं। और एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे जो है विलायक के कण तो आर पार जाते हैं लेकिन विलय के कणों को जाने से वह क्या करती है? रोक देती है। तो उसको हम अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगमय झिल्ली जो है कैसी होती है थोड़ा सा आप देखें। जैसे आप जो प्याज का जो बारीक छिलका होता है, यानी प्याज में एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। अंडे की जब कैल्शियम यानी आवरण को हम उतार देते हैं तो अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, उस पतली झिल्ली को भी हम जो है क्या कहेंगे? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। वह अर्धपारगमय झिल्ली जो प्राकृतिक झिल्ली के तौर पर मानी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो प्रयोगशालाओं में उपयोग की जाती है तो कैल्शियम फास्फेट की जो बनी झिल्ली है या कॉपर फेरोसाइनाइड की जो बनी झिल्ली है, यह जो है एक कृत्रिम झिल्ली है जो पूर्ण रूप से अर्धपारगमय है। इसकी खोज जो है 1864 ईस्वी में ट्राम नामक वैज्ञानिक ने किया। ध्यान से देखेंगे अब हम लोग जो है मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है? विसरण और परासरण के बारे में आपको जानना है तो ध्यान से देखेंगे। हम आपको बता दें कि एक सांद्र विलयन लें और एक तनु विलयन लें। तो जैसे हम आपको यहाँ पर एक फिगर दे रहे हैं, ये जो विलयन है आपका सांद्र है, सांद्र है, इसमें आपका जो है सांद्र विलयन है, ठीक है। तो इसमें विलेय है और प्लस क्या है? विलायक है
यहां पर हम एक तनु विलयन लेते हैं, तनु विलयन, तो इसमें भी जो विलेय है और प्लस क्या है, विलायक है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो विलयन है, इस विलयन में ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। तो सांद्र विलयन और तनु विलयन को जब एक दूसरे के संपर्क में, सीधे संपर्क में हम लाते हैं, तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं और सांद्र विलयन से विलेय के कण जो है तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परासरण कहते हैं, सॉरी विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे? विसरण। ध्यान से देखेंगे, ये आपका सांद्र विलयन है और ये क्या है? तनु विलयन है। जब इन दोनों विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाते हैं, तो संपर्क में लाने के परिणाम स्वरूप सांद्र विलयन से विलेय के कण तनु विलयन की ओर और तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। तो इनके इस गमन को ही हम क्या कहेंगे? विसरण कहते। ये तरह आपका विसरण। अब हम पढ़ेंगे परासरण के बारे में कि परासरण क्या होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे परासरण के बारे में। परासरण में हम ये जो है एक विलयन का जाल लेते हैं, ये अर्धपारगमय झिल्ली है। अर्धपारगमय झिल्ली है। एक तरफ जो है हमारा सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन है, तो ये सांद्र विलयन में एक जो विलेय होगा और प्लस क्या है? विलायक है। और यहां पर जो तनु विलयन है, तनु विलयन है, तनु विलयन में भी विलेय होंगे और क्या होगा? विलायक होगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये अर्धपारगमय झिल्ली है, यानी अर्धपारगमय एक ऐसी झिल्ली होती है जो क्या करती है प्यारे बच्चों कि विलायक के कणों को ही अपने से आर पार जाने देती है। यानी विलायक के कण उसके आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आते और जा नहीं, यानी ना तो आएंगे और ना ही जाएंगे। अर्थात हम कहें कि जब इन्हीं दो विलयनों को एक अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा अगर पृथक किया जाता है, तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गमन करते या स्वतः गमन करते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण कहते हैं। ठीक है। अब जो विसरण और परासरण में क्या अंतर है, तो ध्यान से देखेंगे विसरण और परासरण में क्या अंतर है। हमने अभी आपको बताया था कि विसरण क्या होता है। विसरण के बारे में हमने आपको बताया था कि विलयन को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाया जाता है। विसरण में जो है दोनों विलयनों यानी सांद्र विलयन और तनु विलयन दोनों को सीधे संपर्क में लाते हैं, ये विसरण है। विसरण में ध्यान से देखेंगे, ये जो है तनु विलयन और ये जो है आपका क्या है? सांद्र विलयन है। दोनों जो है एक दूसरे के सीधे संपर्क में होते हैं, जबकि परासरण में ऐसा नहीं होता है। परासरण में सांद्र विलयन और तनु विलयन को अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। ये तो पहला आपका था। अंतर दूसरा है, ध्यान से देखेंगे, तनु और सांद्र विलयन यानी विसरण में थोड़ा सा ध्यान से देखें और परासरण में, तो इसमें जो विलायक के कण जो है यानी तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जो है चले जाते हैं, यानी गमन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो विलेय के कण
यानी तनु विलयन से विलायक के कण जो सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन से विलयन के कण तनु विलयन की ओर गमन करते। अब देखेंगे तीसरी बात है, परासरण में केवल विलायक के कण एक ही दिशा में गमन करते हैं, लेकिन इसमें जो विलय के कण होते हैं और विलायक के कण होते हैं वे विपरीत दिशाओं में, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या करेंगे, गमन करते। परासरण की क्रिया यानी परासरण की क्रिया के लिए ये विलयन का जो है द्रव अवस्था में पाया जाना अति आवश्यक है। अगर ये द्रव अवस्था में नहीं होंगे तो अर्धपारक में झिल्ली द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, अर्थात ये असुतः पृथक होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया के लिए विलयन का द्रव अवस्था में पाया जाना अति आवश्यक है, लेकिन विसरण के लिए ऐसा कोई नहीं। परासरण में ऐसा है कि द्रव अवस्था में होना आवश्यक है, लेकिन विसरण की क्रिया के लिए द्रव अवस्था का होना आवश्यक नहीं है। देखेंगे परासरण दाब। अब तक तो हमने जो है विसरण और परासरण की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है और उनके अंतर के बारे में अध्ययन किया है। अब हम जो है परासरण दाब किसको कहते हैं, परासरण दाब है क्या। तो देखिए इसकी कई परिभाषाएं हैं, जो आपको अच्छा लगे उस परिभाषा को आप जो अध्ययन में लें और अच्छी तरह से याद भी कर लें, क्योंकि आपसे पूछता है परासरण दाब पर संक्षिप्त टिप्पणी। अक्सर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है परासरण दाब के बारे में, तो आप इसको जो है याद भी कर लें और परासरण दाब को समझ भी लें। परासरण दाब होता क्या है, देखिएगा परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, किसी विलयन को अर्धपारक में झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाए, यानी विलयन पर जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये भी देखें, किसी विलयन पर आरोपित हुआ न्यूनतम बाह्य दाब, कह रहा है कि किसी विलयन पर आरोपित हुआ न्यूनतम बाह्य दाब जो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, विलयन का परासरण दाब कहलाता। अर्थात आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने जो है एक यंत्र लिया है, इस यंत्र में ये विलायक है और ये क्या है, विलयन है। यहां पर दाब P2 है और यहां पर दाब क्या है, P1 है। ये विलयन और विलायक को जो है अर्धपारक में झिल्ली द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जो पृथक कर देते हैं। जब इनको हम पृथक कर देते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि हम जो है विलयन पर जितना न्यूनतम बाह्य दाब हो, जो क्या करे, विलायक के कणों को कह रहा है कि विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उससे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। यानी विलायक से पृथक करके उसकी परासरण को रोकने के लिए किसके, विलयन को अर्धपारक में झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने के लिए विलयन पर कम से कम जो दाब लगाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, वह आपका परासरण दाब कहलाएगा। जैसे ये विलायक है, ये विलयन है, तो विलायक के कण जो है विलयन की ओर जो है क्या करेंगे, अग्रसर होंगे, प्रवाहित होंगे, या इनके कण जो इधर जो गमन करते, विलायक के कण विलयन की ओर जब गमन करते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि वह इन विलयन पर लगा हुआ न्यूनतम बाह्य दाब जो विलायक के कणों को जो है क्या करने से, यानी गमन करने से रोक देता है। ध्यान से देखेंगे, यानी कि विलायक के कण विलयन में क्या करेंगे, गमन करेंगे, तो इनके गमन को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, यानी कि लगाया गया न्यूनतम दाब ही जो है क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा।
ये परासरण दाब की परिभाषा है और परासरण दाब के बारे में आपने पढ़ा। अब जो है परासरण दाब को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें से आपको हम बता दें कि वे कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि का नाम है फेफर विधि और दूसरी विधि का नाम है फेंजर विधि और तीसरी है बर्कले और हार्टले विधि। तो बर्कले और हार्टले विधि जो है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है और इसका हम जो है अगले वीडियो में अध्ययन